बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में बहुत सी रिपोर्टें पहले भी आती रही हैं, माजी से हमने सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट पहले भी आई थी, हमीदुर रहमान रिपोर्ट जो है, उसके बारे में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। सामने मंजरनामे पे आने वाली चीज़ें भी कुछ यहाँ वहाँ तितर बितर ही हो जाती हैं। और एक और रिपोर्ट सामने आई है, खुदा जाने उसका क्या होगा। हम बात करें फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी रिपोर्ट, और वही हुआ जनाब, मुकद्दस गाय को क्लीन चिट दे दी गई है। यहाँ पे हमेशा से ही हम ये बात कहते आए हैं कि लोग मुकद्दस गाय को, चाहे वो रिटायर ही क्यों ना हो गए हो, लेकिन क्लीन चिट दे दी जाती है। चलें जनाब, इस दफ़ा भी ये हो, इसका मतलब ये है कि हमने अभी भी माजी से सबक नहीं सीखा। और माजी से सबक ना सीखते हुए इस वक्त भी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उससे हमने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। दुनिया के मंजरनामे पे क्या कुछ होता है, हम उसमें ऐसे मंजरनामे पे आंखें बंद करके बैठते हैं और सऊदिया से ताल्लुकात के हम ढंढोरे पीटते हैं। जनाब, इस वक्त अगर सऊदिया चाहता तो दूसरे मुस्लिम ममालिक में जहां जुल्म सितम हो रहा है उस पर बात कर सकता था, लेकिन उस पर ख़ज़बां बंद है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसी भी मुल्क में कुछ हो रहा हो और दो कौमी नज़रिए की बात हम इसराइल के हवाले से करें, फ़लस्तीन के हवाले से करें और गाज़ा की सूरत हाल पे आंखें बंद करके ये कहें कि जनाब ये दो कौमी नज़रिए वाली बात है। जनाब, मानते हैं दो कौमी नज़रिए वाली बात ज़रूर होगी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातें बहुत कुछ कह रही होंगी, लेकिन ये मामला दो कौमी नज़रिए का या किसी मुल्क में या किसी सेक्रेटेरियन इशू या किसी मजहब का नहीं है। ये इंसानियत का मामला था जिस पर तमाम ममालिक को बात करनी चाहिए थी। ये सिर्फ सऊदिया का भी इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त बात यह है कि अगर सऊदिया के लोग हमारे पास आते हैं, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा आते हैं और हमें चूंकि अपनी हुकूमत की स्टेबिलिटी को शो करना है, तो मैं बड़े आराम से हम कहते हैं जनाब जो भी हो जाए, बात यही है कि हम इदारों की निजकारी करके रहेंगे। क्या हुकूमत की निजकारी उसी सूरत में हुकूमत में जो इदारों की निजकारी होने से ही तरक्की हो सकती है। मेरा मुल्क वो मुल्क है जहाँ की ज़मीन सोना उगलती है। सिर्फ बलूचिस्तान में ही खुद विजिट किया मैंने और मैंने देखा कि 200 के करीब मादनियात है जनाब, कि जो आपकी पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। हम क्यों आंखें बंद करके बैठे हुए, हमें क्यों किसी और के सहारे की ज़रूरत होती है, और क्यों हम किसी मुल्क का साथ देते हुए ही सोचते हैं कि हमारे मफादात कहाँ पे वाबस्ता हैं। मुल्क में नए इंतखाबात हुए, इंतखाबात के बाद हमने सोचा स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी का दूर दूर तक कोई भी निशान नहीं है। तमाम जमातों को मिलके बैठने की बातें ज़रूर होती हैं, लेकिन वही जमातें जिसका वोट बैंक भी आपको अभी स्ट्रॉन्ग नज़र आया, वो कहती हैं हम डाकुओं से बात नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हीं का जुमला मैं पढ़ के बताती हूँ। कहते हैं जनाब डाकुओं से मुफाहमत नहीं होती। PTI ये कहती है डाकुओं से मुफाहमत आप नहीं कर सकते, सियासी इस्तेकाम पे आप नहीं आ सकते, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी मंजरनामे के बाद जिस तरह से आपके मुल्क का जोग्राफिया है, ज़रा होश के नाखून ले लें, कुछ नहीं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं, ताकि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद माशी तौर पर आप मुस्तहकम हो सकें। माशी तौर पर मुस्तहकम आप हैं नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप कर नहीं रहे, अपनी सियासत आप संभाल नहीं पा रहे, आपका मुल्क चलेगा कैसे। फिर अब आई एम सॉरी टू से, ये जो आप टेलीविजन पे आके बड़े बड़े बयान देते हैं, चाहे वो इदारे हो या चाहे वो सियासतदान हो, होना वना कुछ नहीं है। आपको मजबूत स्टेप्स लेने पड़ेंगे और सबसे पहले अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी कि अशराफिया को खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। तमाम मौजूद पे बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब सलमान राजा साहब। आप तजियाकार इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मुबश्शिर मीर साहब। आप तजियाकार हैं। सलमान, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं। मुल्क में स्टेबिलिटी आ नहीं रही, सियासत की बात हो गई, इलेक्शंस हो गए, लेकिन मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, मैं थोड़ी सी फिलोसॉफिकल साइड पे बात करना चाहूँगा कि देखिए, आपने 12 कहा कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही और नज़र भी आ रहा नहीं आ रही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने से पहले जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। जो कौमें बेशऊर और लाइल्मी के समंदर में डूब जाती हैं, तो उन कौमों के अंदर जहालत एक कानून और हट धर्मी एक दलील बन जाती है। और यही हमारे पॉलिटिशियंस का हाल है। जो भी लोग बातें कर रहे हैं, टॉक शोज हो या पॉलिटिशियंस हो, उनकी बातों में एक अंडरलाइन एक मायूसी नज़र आ रही है, जैसा आपने भी बयान करना चाहा। तो अगर ये मायूसी ना टूटी और हमें होश के नाखून ना लिए, जैसा आपने फरमाया, तो फिर तबाही इनएविटेबल है, हमारा मुकद्दर बन चुकी है अगर हमने इसको नहीं संभाला तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉलिटिशियंस का दूर अंदेश होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पॉलिटिशियंस दूर अंदेश तो हैं, लेकिन माजरत के साथ अपने ज़ाती मफादात के लिए दूर अंदेश है, कौम के लिए दूर अंदेश नहीं है। पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं हमारी कौम के कि वो आवाम के लिए काम करें, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए काम करने की बात को ही अपना काम बना लिया, बाकी काम कुछ नहीं करते। तो आई एम सॉरी टू से कि अगर ये एटीट्यूड रहा
तो फिर स्टेबिलिटी मुझे भी नज़र नहीं आती आती हुई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैंने भी जिक्र किया कि आलमी मंजरनामे पे जो चीज़ें बदल रही हैं उसके बावजूद भी पाकिस्तान चुप साध के बैठा हुआ है और ये कहा जाता है कि हमारे अपने बड़े मसाइल हैं, हम तो किसी बात में नहीं बोल सकते। एक मुल्क जो कि तमाम उसकी जोग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि मुख्तलिफ ममालिक से वो जुड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी खामोशी रखना क्या ठीक है हमारा? देखिए सर, इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव हैं नज़रिए देखने के। नंबर 1, हमारी जो स्टेट है, स्टैब्लिशमेंट है, वो क्या अप्रोच लेती है एज अ स्टेट इस जियो पोलिटिकल सिनेरियो में हमारे इस खत्ते के अंदर। हमारी जो स्टेट है उसका अप्रोच ये है कि अब हम अपने मामला देखेंगे, हम किसी की साइड नहीं लेंगे, तो वी विल नॉट स्पीक इन एनी वंस मैटर, और हम अपना खामोशी से आगे चलेंगे। अच्छा, एक तो जो हालात आपके ऊपर आ जाते हैं ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस, उसमें हम बिल्कुल ही गाफिल हैं। वो हमारी, जैसा आपने जिक्र किया कि हम डंडोरे पीट रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के, जबकि खत्ते में मामला कुछ और चल रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो सर पे खड़ी है, इस पे स्पेकुलेशंस हो रही हैं, इस पे क्या सराइयाँ हो रही हैं, और हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो हम अगर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, हमारी स्टेट नहीं समझेगी, हम तीनों एक प्लेस पे अलाइन नहीं होंगे, हार्मोनाइज नहीं होंगे इस माइंडसेट को लेके, पॉलिटिशियंस, आवाम और जो स्टेट है, तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट अच्छे नज़र नहीं आ रहे इन फ्यूचर। अच्छा, इस वक्त जो हम पार्टीज़ के अलायंस की बात कर रहे हैं और पार्टीज़ जो है तमाम इस वक्त तो तकरीबन तमाम एक PDM2 का फार्मूला हमारे सामने नज़र आ रहा है, और अभी तक तो कोई स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आती कि PDM2 जो है वो कामयाब होगी कि नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ PTI जो कि एक और नाम से पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद है, वो किसी भी सूरत भी मानने के लिए तैयार नहीं है। PTI के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई उनका जो स्टैंड है कि हम पहले तो इलेक्शंस को ही नहीं मान रहे कि इलेक्शंस ठीक ही नहीं हुए, तो क्या चाह रहे हैं कि इलेक्शंस को वापस से मुल्क क्या इस बात की इजाज़त देता है, इस वक्त इकॉनमी इस बात की इजाज़त देती है कि जनाब इलेक्शंस को ख़त्म कर दिया जाए, फिर से इलेक्शंस हों, या उनको ये चाहिए इस वक्त कि ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, उसको अब आगे लेके चलते हैं? देखिए, जब आप सियासत की या मुल्क की बात करते हैं ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ 24 करोड़ पीपल, 24 करोड़ आवाम की बात है। तो PTI का जो मुझे नज़र आता है, जो मैं दूरअंदेशी से देखता हूँ, उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड है। सही गलत है, दैट इज़ डिबेटेबल, दैट इज़ पार्ट ऑफ डिस्कशन, लेकिन उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड हमेशा लिया है। जो पार्टियां या जो नेशंस प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज, वो स्टैंड कभी कभी वो स्टैंड स्टिफ भी हो जाता है, और उनका हुआ, उसके आउट रिप्रकशंस आपने भी देखे, उसके फॉल आउट्स आपने भी देखे। प्रिंसिपल स्टैंड लेना उसूली बात है, जो हमारी दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और प्रिंसिपल स्टैंड लेने के बाद अब वो कॉर्नर हो रहे हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। अब क्योंकि बाकी पार्टियां इनकेपेबल नज़र आ रही हैं प्रिंसिपल स्टैंड लेने में या बुनियादी उसूलों में, तो जाहिर बात है वो एक साथ सारी शामिल हो गई और उनके अगेंस्ट हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा गैप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर। अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो ये सारी पार्टियां बैठें और अपने सारे मामला साइड में करें, बोले जी कंट्री फर्स्ट, पहले मुल्क पहले कौम, हम सारे डिफरेंसेस साइड में रखते हैं, गलत सही को साइड में रखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जो वो कॉमन इश्यूज़ हैं, जैसे SIFC का फॉर्मेशन हुई और उन्होंने जो काम करना शुरू किया, वो प्रिंसिपल्स सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, पॉलिटिक्स साइड में रखते हैं, जो कि वो भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा तरीका ये कि अपना प्रिंसिपल स्टैंड वो लें और ये अपना स्टैंड लें, तो मुल्क जो है वो ख़तरे में नज़र आ रहा है, टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अगर प्रिंसिपल स्टैंड की बात कर ही रहे हैं, तो ये जो फजलुर रहमान साहब के साथ उनके इख्तलाफ आते हैं, अचानक से उनके प्रिंसिपल स्टैंड कहाँ चला गया, वो उनके सारे इख्तलाफात ख़त्म हो गए, उनके साथ वो बैठने के लिए तैयार हैं और मुल्क के लिए किसी और के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा उनकी कुटी जो है वो फजलुर रहमान साहब से ही चल रही थी। आई एग्री विद दैट। मे बी जो आपने दूसरी बात कही वो सही होती हुई नज़र आ रही है कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल स्टैंड को साइड में रखा, उनको समझ में आया कि चलो अब हमें भी थोड़ी सी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, हम प्रिंसिपल स्टैंड से हट के पॉलिटिकल तरीके से, कहते हैं घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो हम भी टेढ़ी कर लेते हैं उंगली। तो अब ज़रूरत के तहत, लेकिन आई बिलीव कि अगर वो ज़रूरत के तहत अपने ये इन मफादात को बेंड करेंगे, इन स्टैंड्स को बेंड करेंगे, तो लॉन्ग रन में वो नुकसान उठाएंगे एज अ पार्टी, शदीद नुकसान उठाएंगे। ठीक है जनाब, ये एक और जो टॉपिक है इसको भी लेके चलते हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट इस वक्त मेरे सामने आ गई है। जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसमें अभी रिपोर्ट कहना चाहिए कि कुछ चीज़ें हकाइक सामने आई है, पूरी रिपोर्ट उसको नहीं कहना चाहिए। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं उसको मैं आपके सामने शेयर कर दूँ तो बेहतर है। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने मुजाहिरीन के साथ तहरीरी मायदा करने वाली ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और धरना ख़त्म करने होने पर मुजाहिरीन में पैसे तकसीम करते वीडियो दिखाई देने वाले इस वक्त के DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल नवीस अजहर को हयात को क्लीन चिट कर दिया है। बड़ी थोड़ी देर पहले जब मैंने जो चीज़ें बात की थी, बहरहाल उसमें ये मुज़ाहिका खेज़ बातें ज़रूर हैं, लेकिन
देखते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इसकी रिपोर्ट है इसमें ये कहा जा सकता है कि पंजाब हुकूमत ने वोट बैंक बचाने के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई ना की, जो काबिल तारीफ नहीं है। इस वक्त जो है उस वक्त अपनी गवर्नमेंट को अमूमन मैंने प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि हम जब ये गवर्नमेंट जब अपनी हुकूमतों में होते हैं, ये जब सियासतदान अपनी सीटों पे बैठे हुए होते हैं, उस वक्त अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस वक्त आंखें बंद करके इसलिए बैठते हैं कि जनाब मिल बैठ के खाना ज़रूरी है, इस वक्त किसी भी मामले में बोलना ठीक नहीं है। बहुत सारे मुकदमात उनके सामने भी ऐसे होते हैं जो दूसरी पार्टी पे बन रहे होते हैं, उनको पता होता है कि मुकदमात गलत हैं और कल करा यही रस्सा उनके गले में भी कस दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद खामोशी में ही बेहतरी इसलिए होती है कि कहीं उनसे उन्हीं की गद्दी ना छीन ली जाए। और यही सब कुछ हुआ जनाब। इसमें एक चीज़ तो बड़ी काबिल तारीफ है कि ये मान लिया गया कि पंजाब हुकूमत को जो स्टैंड लेना चाहिए था उस वक्त उन्होंने नहीं लिया, तो इसमें जिम्मेदारान ने अपनी जिम्मेदारी से इनहराफ किया। इस पर बात करनी चाहिए और खुल के नहीं बोला जा रहा जनाब कौन थे। एवरीबडी नो दैट जो इस वक्त सीट पर बैठे हुए वही लोग उस वक्त भी 2017 में भी यहीं पे मौजूद थे। और इस पर मजीद जो बात कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मुबश्शिर मीर साहब। आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर रिपोर्टें बड़ी आती हैं, हमूदुर रहमान रिपोर्ट भी आई थी एक, पता नहीं कहाँ चली गई, अब दूसरी एक रिपोर्ट आई है, बहुत से लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। क्या समझते हैं क्या होगा इसका? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए हमारे मुल्क में जितने भी कमीशन बनते हैं, जितनी रिपोर्ट्स आती हैं या जिस तरह भी होता है ये तहकीकात का जो अमल है, इसमें अगर कहीं थोड़ी बहुत शफाफियत का पहलू होता भी है तो मेरा ख्याल है कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। रिकमेंडेशंस होती हैं और बहुत से इतने ज़्यादा कमीशन हैं मेरा ख्याल है कि जिनकी रिपोर्ट सामने भी नहीं आई। हमूदुर रहमान का भी आपने नाम लिया है, तो हमूदुर रहमान कमीशन में भी आपको पता है ये और एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट इस लिहाज से बड़ी मिलती जुलती है और थोड़ी सी पीपल्स पार्टी के करीब है। हमूदुर रहमान कमीशन जो है वो भुट्टो साहब ने बनाया था और खुद को इस्तिस्ना ले लिया था और उनको कोई पूछगिछ नहीं की गई थी, जबकि वो उस पूरे प्रोसेस का एक बड़ा जो है वो किरदार थे। इसी तरह एबटाबाद कमीशन की मैं एग्जांपल दूंगा तो उसमें जो हुआ था वाकया उसामा बिन लादेन का, तो उस वक्त आसफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, आज भी वो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने लिए भी इस्तिस्ना ले लिया था। तो ऐसे कमीशन, ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें प्रॉपर जो है वो ईमानदाराना तरीके से तहकीकात भी ना हुई हों और उसके ऊपर फिर अमल। अच्छा, आपको डाउट है कि ईमानदाराना तरीके से अभी भी आपको डाउट है कि नहीं हुआ? क्योंकि इसमें एक जुमला जो मेरी नज़रों से गुजरा है, मैं किसी इदारे को तनकीद का निशाना कभी नहीं बनाती, सबको पता है कि मैं बाइस नहीं होती किसी मामले में, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक जुमला मेरे सामने आया है कि कमीशन ने कहा है कि फ़ौज रियासत का मुकद्दस इदारा है, इसे तनकीद से बचाने के सिविल अमूर में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं ये किसी 2017 की कहानी नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से जजेस हों, बहुत सारे ऐसे फ़ौजी जो कि अभी रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी बात हम कर लें, या बहुत से सारे सियासतदान हैं, ये हम आंखें क्यों बंद करके बैठ जाते हैं? ठीक है, अगर किसी ने गलती की है और चाहे वो फ़ौज में ही था, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा था, क्यों हम सामने नहीं लाते हैं इन चीज़ों को? देखें, एक बड़ी सीधी सी बात है कि वो हमारे सामने उसकी फुटेजेस भी मौजूद है और जनरल फैज साहब का नाम जो है कि उनकी तस्वीर भी हैं, फुटेजेस भी हैं। भाई सीधी सीधी बात है कि जब वो अपनी इस फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं तो सियासत में बिल्कुल हिस्सा ना लेने का हल्फ लेते हैं। तो भाई आप ये देखें कि अगर उन्होंने इसमें किसी ना किसी तरह उसका पार्ट बने थे या कोई भी बने तो उसको इस तरह लेना चाहिए कि उन्होंने अपने हलफ की जो है वो खिलाफवर्जी की हुई है और आइन भी कहता है कि वो उनका इससे कोई दाखिल नहीं है इसके ऐसे मामलात में। लेकिन इतनी जो है वो अभी मेरा ख्याल है कि जो मैच्योरिटी है या इतनी सूरत हाल सिविल साइड पे नहीं है या पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है पाकिस्तान में, इतनी जड़ें मजबूत नहीं है पाकिस्तान में जमहूरियत की कि वो ऐसे मामले में इतनी जरूरतमंदाना कोई जो है ना वो रास्ता अपना सके। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्स हैं उनका जो आलम है वो हमारे सामने है और अभी जो पार्लियामेंट बनी है वो तो मेरा पाकिस्तान की तारीख की कमजोर तरीन पार्लियामेंट है, जिसकी तो मेरा ख्याल कोई कमेटी भी इतनी ताकत नहीं रखती कि किसी ऐसी शख्सियत को अपने यहाँ, बेशक वो रिटायर्ड भी हो जाए, तो उसे बुलाने की जरूरत करे और उससे पूछगिछ कर सके। दुनिया में जहाँ पे पार्लियामेंट्स जो हैं जो वर्किंग करती हैं, जो उनकी कमेटियों के आगे
हाजिर सर्विस जो है वो सामने आके अपने जवाबदेह होते हैं, और जो हमारे सामने बहुत से ऐसे वाकयात है, अभी हाल ही में हुआ अमेरिका में, तो वो क्या है कि वो अवाम की जो ताकत, ये नहीं कि बस कि उनको कोई बहुत ज्यादा वो जो है वो सूली पे चढ़ाते हैं, लेकिन वो अकाउंटेबल करते हैं। और उसी से ही होता है कि वो जो सवाल कर रहे होते हैं वो एक्चुअली अवाम के सवाल होते हैं, अवाम की आवाज होती है, वो अवाम की आवाज बन के बात कर रहे होते हैं जो पब्लिक में सवाल उठ रहे होते हैं। अगर कोई ये समझता है कि हमें जो है वो ताकत के बुनियाद के ऊपर, या हमें कोई नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, या हमारी ताकत जो है वो कम पड़ जाएगी। अब देखिए ये सारे मसाइल जो हैं पाकिस्तान में, जो 4-5 बड़े इदारे हैं, खासतौर पे मैं 2 इदारों का जिक्र करूंगा, एक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और एक पाकिस्तान की आला अदलिया का। उनके ख्याल में यह कि कोई हमको अकाउंटेबल करेगा तो इसका मतलब है कि वो हमारी ताकत को ललकार रहा है या हमारी ताकत को खत्म करने की सर यहाँ रुक कोशिश कर रहा है। जाइएगा, यहाँ मुझे एक चीज़ क्लियर कर दें। ठीक है, हम ये समझते हैं कि सिविल इदारे तनकीद ना करें, और मैं तो इस बात की भी खिलाफ करती हूँ कि मुखालफत में बात करती हूँ कि जनाब जो तनकीद हो रही है इदारों पे वो नहीं होनी चाहिए। फ़ौज अपने तौर से बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, हमारा मुल्क जो जोग्राफियाई वहदत रखता है उसमें अपना एक किरदार है। लेकिन अगर ऐसा है कि हाजिर सर्विस पहले के लोगों पे उनकी इंक्वायरीज करवा के तनकीद करते हैं, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, वो अपने लोगों के लिए भी तो बात कर सकते हैं। काजी फाइज ईसा साहब ने जो पहले मुकदमात थे, जिन लोगों ने इस्तीफे दे दिए, उनकी अपनी बिरादरी के लोगों पे वो भी कट्टे चट्टे खोले हैं, फिर किताबचे खोल के बैठे हुए हैं। तो दूसरे इदारों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सब में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ देखिए आपके पास एक फ्रेमवर्क है ना, आप कुछ भी कहें, एक फ्रेमवर्क है काम करने का रियासत का, और वो पाकिस्तान का आइन है। अब आपने खुद उसको जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है, हर पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, और हर पार्टी के उस पर साइन मौजूद है जो उस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा थी। इसका मतलब है कि हम सब लोग जो है वो उसको हर सूरत में ओबे करना चाहते हैं। अगर कहीं भी वायलेशन होती है, आइन से मुतसादम होता है, आप मुझे बताएंगे जब भी आला अदलिया में कोई कानून जो है वो चैलेंज होता है तो उसमें अदालत क्या देखती है कि क्या आइन से मुतसादम है कि नहीं है। तो जब आइन से मुतसादम लोग एक्शन कर रहे होते हैं तब वो अकाउंटेबल क्यों नहीं होते? तो लोग अगर जो है ना, मोस्टली क्या होता है कि लोग यहाँ पे नौकरियां कर रहे होते हैं, लोग जो है वो स्टैंड लेने से गुरेजा होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस वक्त खड़े होंगे, हम इस वक्त बात करेंगे तो हमारी नौकरी जाएगी, हमारे नुकसान होंगे। तो ये जो एक रवैया है, मेरा ख्याल है ये एक समझ लें कि बहुत ही कमजोर लोगों का रवैया होता है। स्टैंड लेने में यकीनन नुकसानात भी होते हैं, और क्या है कि आपके पर्सनल बेनिफिट्स जो हैं वो भी हर्ट होते हैं। तो मुबशिर मीर साहब, इसका मतलब ये है कि आपको भी अपनी नौकरी की फिक्र नहीं है, मुझे भी अपनी नौकरी की फिक्र नहीं है, हम बात किए जा रहे हैं। सच्ची बात है, हमें नहीं है। मतलब गुफ्तगू नहीं हो रही ना कहीं जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हम डरे हुए हैं ना। और आप देखें, मेरी बात सुने, ये जो हमें जो बाद में कन्फेशन होते हैं, अगर लोग आज एग्जाम्पल देते हैं, जस्टिस नसीम हसन शाह का कन्फेशन, वो रिटायरमेंट के बाद का कन्फेशन है, और वो इस तरह के जो कन्फेशन होते हैं, इसका मतलब है कि आपने अच्छा वक्त जो था उसको गुजरने दिया, और उसके बाद आपने कहा कि अब मेरे ऊपर कोई लॉस मेरा नहीं हो सकता, लिहाजा अब मुझे सच बोलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो सच नहीं वो होता। 80 करोड़ का मकान बना चुके हैं, तो अब तो सच बोलने में मसले भी नहीं है ना, वो तो अब हो गया ना, प्रॉपर्टियां खानदानों की भी बन गई अब तो। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहता हूँ कि देखें, जो असल चीज मैं 2 बातें कर रहा था, जो 2 बड़े इंस्टीट्यूशन जिनकी तरफ सारी दुनिया देखती है, हम सब लोग एज ए कौम देखते हैं, उनमें जो इस वक्त प्रॉब्लम है और जो मुसलसल चली आ रही है वो उनकी अना है, जिसमें वो समझते हैं कि हमें चैलेंज किया गया है। देखिए, हम जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, वो खा अपनी फोर्सेस के हवाले से करें या अपने किसी और इदारे के हवाले से करें, तो वो कहते हैं कि जब वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होता है उनका पॉलिटिकल जो अगर रोल होता है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। उनका जो प्रोफेशनल रोल है उसको क्रिटिसाइज करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, मैं आपके इस हवाले में मैं आपकी जो है वो बात की तायीद करता हूं कि जो उनका प्रोफेशनल रोल है, सिक्योरिटी का रोल है, उसको हम नहीं करें। वो सिक्योरिटी को बेहतर समझते हैं कि अफगानिस्तान में क्या होना चाहिए। हाँ, हम उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह जो है ना उनको कटहरे में नहीं खड़ा करते, या इंडिया के हवाले से जो उनका सिक्योरिटी प्लान है, या अदरवाइज अपने मुल्क के हवाले से भी सिक्योरिटी प्लान है, वो उनको बेहतर उसके पास
उनके पास मालूमात है, लेकिन जो उनका ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और यहाँ पे और बहुत सारे इशू जरूर हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इशू है कि यहाँ के हालात का, कराची के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और कोशिश है कि इस पे बात हो सके ताकि आला हुकाम तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें कि यहाँ का शहरी किस हद तक परेशान है। सलमान राजा साहब, क्या समझते हैं? इस वक्त काफ़ी मसाइल हैं पूरे मुल्क में, हर तरह की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कराची का मौजू खास तौर पर डिस्कस होना ज़रूरी है। क्या समझते हैं कि बाकी यहाँ का जो शहरी परेशान है, हुकूमत को इस बात का एहसास है? हरकत और सकनात से तो हुकूमत की नज़र नहीं आता, और जैसा कि अभी वो एक पार्टी जो है वो दूसरे पे ब्लेम कर रही है, दूसरी जो है वो सूबाई हुकूमत पे ब्लेम कर रही है, सूबाई हुकूमत वफाक पे ब्लेम कर रही है। इस मुल्क के अंदर सिर्फ ब्लेम गेम चलता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आवाम की खिदमत करना एक काम है, लेकिन उसकी बात करने को हमने काम बना लिया, खिदमत नहीं की जा रही। दूसरी बात, ये जो अनरेस्ट बढ़ गया कराची के अंदर, स्नैचिंग वगैरह बढ़ गई और उसमें बड़े सारे शहीद भी हो रहे हैं लोग, ये एक इंडिकेटर है। किस चीज़ का इंडिकेटर है? कि जो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी है वो पॉवर्टी लाइन से गिर रही है। वो ये पूरा शहर की जो आवाम है वो अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी लूज़ कर रही है। जब लूज़ करती है कोई भी पॉपुलेशन तो उसमें फिर ये वाक़यात बढ़ते हैं, वो इंडिकेटर होता है। दूसरा, माफियाज ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, गैंग्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इससे छोटे छोटे से, आई वॉज वॉचिंग एक बंदे की भी पिक्चर ऑनलाइन वायरल हुई थी कि उसने स्नैचिंग की है और किसी ने नीचे कमेंट किया कि ये तो फला बंदा है, इसकी टिकटॉक पे वो आईडी है, आप जाके चेक करें। आई वेंट टू दैट आईडी, मैंने उसको चेक किया तो वो बड़े ही धड़ल्ले के साथ उन्होंने वो आईडी पे वीडियोस डाली हुई थी और बाकायदा वो कई दफ़ा जेल भी जा चुके हैं, उन्होंने उसकी भी हथकड़ियों में तस्वीरें डाली हुई थी। तो ये मेंटेलिटी पनप रही है हमारे माशरे के अंदर। ये अलार्मिंग है, हुकूमत के लिए अलार्मिंग है, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए अलार्मिंग है जो इस शहर को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो जैसे भी मैंडेट से करते हैं, लेकिन दे शुड डू समथिंग अबाउट इट। उनको फ़ौरन से पहले कुछ करना पड़ेगा, ना कि आवाम कुछ करने पे आ जाए, और जो कि आवाम करना शुरू हो गई है। मुबशिर मीर साहब, आपसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अभी सलमान राजा साहब ये बात कर रहे थे कि मसला हो रहा है और पॉवर्टी लाइन से, इसके अलावा भी एक चीज़ जो मेरी नज़रों से गुजरी है, अभी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिन थे, किसी चीज़ में कमी नहीं आई है लोगों की। अच्छा खासा माशाल्लाह से खाना पीना भी है, अभी भी बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो रश लगा हुआ हम देखते हैं। कराची का आप कोई होटल देख लें, वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि सीटें आपको खाली मिल जाएं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये जो हो रहा है, आपको लगता है कि ये सिर्फ गुर्बत का मसला है या स्टेटस का इशू है? असल चीज़ ये है कि पूरे माशरे में, स्पेशली कराची जैसे बड़े शहर में, लोगों की काउंसलिंग होना ज़रूरी है, लोगों के अखलाकी मयार को बढ़ाने की ज़रूरत है, या ये आप समझते हैं कि सिर्फ गुर्बत की वजह से हो रहा है? अच्छा, इसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि जो दुनिया के टॉप सिटीज पॉपुलेशन वाइज हैं, टॉप 10 सिटीज को ही आप स्टडी कर लें तो उसमें मेरा ख्याल है कराची आपको ही ज्यादा इस वक्त जो है वो मुश्किल में नजर आएगा। यहाँ पे क्राइम की रेशो जो है वो इस लेवल पे नजर आएगी। लेकिन इसका ये है बहुत ज्यादा सिंपल कि जिस तरह का ये शहर मुतकाजी है कि इसमें गवर्नेंस लेवल किस तरह का होना चाहिए और गवर्नेंस मॉडल क्या होना चाहिए मेरा ख्याल है कि वो मॉडल नहीं है। इसको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रन किया जा रहा है कि जो कि गलत है। इस शहर को आप देखें, जो जितने भी कॉस्मोपॉलिटन सिटी हैं वो इटसेल्फ एक जो है ना स्टेट की तरह उनको जो है ना वो रन किया जाता है। उनकी अपनी एक जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो बने हुए हैं। दुनिया के आप तमाम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज को देखें, लंदन को देख लें जो कि छोटा सा मुल्क है हमारी पॉपुलेशन के मुकाबले में, न्यूयॉर्क को देख लें, इवन हमारे हमसाए में तेहरान, इस्तांबुल, बॉम्बे, कलकत्ता, ये सारे देखें, बीजिंग, शंघाई, सब देखें आप। और उसमें से कितने मैंने भी विजिट किए हैं, हमारे दोस्त ने भी किए होंगे, आपने भी किए होंगे। ये जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी होते हैं ये एक तरह का इकोनॉमिक इंजन होते हैं उस कंट्री का, और इसके लिए वो गवर्नेंस का जो मॉडल होता है वो भी डिफरेंट होता है। ये नहीं होता कि मसलन वो लोग इसको रन करें जिनका इस शहर के अंदर स्टेक ही उस तरह का ना हो। मैं आपको खुल के बात करूंगा कि जो सूबा सिंध के वजीर आला होते हैं यहाँ पे पिछले 50 सालों से, वो कराची के अंदर से एमपी ही नहीं होते, और वो होते हैं किसी और शहर से एमपी होते हैं, किसी भी और डिस्ट्रिक्ट से बन के आते हैं, रहते बेशक कराची में है, लेकिन जो एक स्टेक होता है, पॉलिटिकल स्टेक, वो उनका नहीं है यहाँ पे।
और ये जो हमारी 18वीं तरमीम के मॉडल के तहत जो हमारे सूबों में गवर्नेंस हो रही है, यही आलम जो है वो लाहौर पंजाब का भी है कि वो बंदा पंजाब में लाहौर में हुकूमत कर रहा है, वो पूरे पंजाब को देखता ही नहीं है। उधर भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, गलत है। इधर सिचुएशन इसलिए ज्यादा हमें प्रॉब्लम आती है। कराची हमारे मुल्क का इकोनॉमिक इंजन है, 2 पोर्ट्स हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी हमें रेवेन्यू ये शहर देता है और ये मुतकाजी है कि इसकी गवर्नेंस जो है वो डिफरेंट तरीके से हैंडल की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। पॉलिटिकली थ्रेट्स जो हैं वो एक तरह का बना दिया जाता है, उसको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है कि यूं हो जाएगा। अगर इस शहर को एक बेहतरीन किस्म का जो है वो बल्दियाती निज़ाम और एक बेहतर मेयर का सिस्टम जो है वो अगर मिल जाए तो क्या बुरा है कि एक अनरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है वो खत्म हो जाएगा और इसकी हैंडलिंग आसान हो जाएगी। इसके जो यूनिट्स होंगे, जो टाउन्स आप बनाएंगे प्रॉपर, अब देखें ना, अजीब तरह की बात है, आपने डिस्ट्रिक्ट भी बनाए हुए हैं, टाउन भी बना दिए हैं और मेयर का निजाम, मेयर को पता ही कुछ नहीं है कि मेयर ने क्या करना है। वजीर आला जो है वो और कैबिनेट जो है वो सिर्फ कराची में इस तरह वो उसको देखते हैं कि सिर्फ यहाँ से रेवेन्यू जमा करना है। तो जो मसाइल हैं वो उन्होंने छोड़ दिए हुए हैं, वसाइल के ऊपर जो है वो सारे जो है वो लड़ रहे हैं। सर माजरत कता कलामी माफ, इसी तरह सॉरी एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें। जो हमारे इदारे हैं उनका भी प्रॉब्लम ये है कि वो वसाइल को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन मसाइल जो हैं वो पब्लिक को छोड़ दिए। ये शहर 90% प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? मुझे चलिए सर, मैं यहाँ पे चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आया है, सलमान राजा की तरफ चलते हैं। जी सलमान, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैं अर्ज कर रहा था अभी आपको कि एक होता है क्रिमिनल लेवल, जब क्राइम ऑर्गेनाइज होने लग जाता है ना तो वो गैंग बन जाता है, जब गैंग ऑर्गेनाइज होने लग जाता है तो वो माफिया बन जाता है, और जब माफिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो फिर टेक ओवर कर लेता है जो भी स्टेट होती है उसको। तो अगर हम अपने अतराफ देखें तो जैसे मीर साहब भी फरमा रहे हैं कि ये हमारे पॉलिटिशियंस को नज़र नहीं आ रहा, क्या हमारी पुलिस को नज़र नहीं आ रहा, क्या हमारी जो भी स्टेट इदारे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा कि किस लेवल पे पहुंच चुके हैं ये क्रिमिनल्स जो हैं, वो ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, और जब वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उनको ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि चीज़ों को बेहतर होना ज़रूरी है। बड़े आराम से हम कह देते हैं रमज़ानुल मुबारक की जो एक मुबारक सातें गुजरी उसमें 19 लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए। 19 लोग जहाँ से लाशें उठी होंगी ना, उनको पता होगा कि किस तरह से क्या कुछ हुआ उनके घरों में। और फिर बहुत आराम से हम कह सकते हैं कि रवां साल में 55 लोग जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाई में, वारदातों में उनको शहीद कर दिया गया। यानी कि आपका साल शुरू हुए दिन ही कितने हुए हैं कि आप अचानक से कहते थे 55 लोगों को मार दिया गया। ये बड़े अलार्मिंग सूरत हाल है। इस वक्त भी पार्टीज एक दूसरे से लड़ ही रही हैं कि जनाब फलां की गवर्नमेंट ने गलत किया और फलां पार्टी ने गलत किया और फलां की जिम्मेदारी है। कराची जैसे शहर में, आखिरी बात करूँगी, कराची जैसे शहर में इस वक्त पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, ज़रूरत इस अमर की है कि बात मान लें कि उनकी अपनी जिम्मेदारी है, स्टेक उनका है, चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई इस मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।